ओके सर। ओके एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल। सो आज हम लोग पढ़ेंगे द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 सीआरपीसी, जो एक्ट है एक्ट 2 ऑफ 1974। ओके, सो जो ये एक्ट था 1974 में आपका एनफोर्स हुआ था, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। Okay, so this is a procedural code. An act consolidate and arm the law related to the criminal process। और ये एक्ट हमारा जो एनफोर्स हुआ था वो 25 जनवरी 1974 को एनफोर्स हुआ था। ओके, एंड अब हम बात कर लेते हैं शॉर्ट एंड टाइटल एक्सटेंड इनकम्समेंट। सो जो ये एक्ट है द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, इसको कहा जाएगा, एंड ये पूरे इंडिया में लागू होगा। And the provision of the code other than those related to chapter 8 9 and 8 10th और 12th वो अप्लाई नहीं होंगे नागालैंड और ट्रिब्यूनल एरिया पे। सो ये इसके चैप्टर 1 में ही लिखा हुआ है, आपको मिल जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि सीआरपीसी में हम लोग आते कैसे हैं। सो सीआरपीसी सो सीआरपीसी में घुसने के तीन रास्ते हैं, लाइक तीन तरीके हैं। या तो कंप्लेन केस होगा, हम लोग कंप्लेन करेंगे मजिस्ट्रेट को। ओके, लाइक दूसरा तरीका होगा कि आप लोग जाएंगे पुलिस स्टेशन, एक एफआईआर करेंगे, एफआईआर रजिस्टर होगी तो वो दूसरा तरीका पुलिस का तरीका होगा। एंड थर्ड तरीका है जो सुमोटो, अपने आप से कोर्ट कॉग्निजेंस ले लेगा। वो कुछ भी तरीका हो सकता है, लाइक कोर्ट ने न्यूज से, लाइक मजिस्ट्रेट ने न्यूज़पेपर में न्यूज़ पढ़ी और उस न्यूज़पेपर की बिहाफ पे कॉग्निजेंस ले लिया, या देयर इज सम अदर वे एज वेल। सो देयर इज ओनली थ्री वे टू एंटर इन द सीआरपीसी। कंप्लेन केस हो सकता है आपका, लाइक हम लोग 154(3) में कंप्लेन के लेके मजिस्ट्रेट के पास में जाते हैं। दूसरा पुलिस एफआईआर, लाइक कोई ऑफेंस अगर हुआ है और वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो उसमें कोई भी व्यक्ति पुलिस स्टेशन में जाके एफआईआर कर सकता है, और उस एफआईआर के बेसिस पे पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करेगी। ओके, सो ये हमारा सीआरपीसी के तीन वे हैं सीआरपीसी में एंट्री करने की। और अगर हम सीआरपीसी में पर्सपेक्टिव की बात करें तो यहाँ पे तीन तरह के पर्सपेक्टिव हैं। फर्स्ट पर्सपेक्टिव होगा जो आपका अक्यूज का पर्सपेक्टिव होगा। सेकंड पुलिस का पर्सपेक्टिव होगा उस केस को लेकर के। और थर्ड हम बात करेंगे जज का पर्सपेक्टिव क्या होगा केस को लेकर के। तो सपोज हम बात करते हैं कि अक्यूज का क्या पर्सपेक्टिव होता है। तो अक्यूज के लिए अक्यूज सोचता है कि ये जो ऑफेंस है ये बेलेबल ऑफेंस है या नॉन बेलेबल ऑफेंस है। पुलिस का पर्सपेक्टिव हमेशा होता है कि जो ऑफेंस किया गया है अक्यूज के द्वारा वो आपका कॉग्निजेबल ऑफेंस है या फिर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। वो जज का जो पर्सपेक्टिव होता है केस को लेकर के वो होता है कि समन केस है या फिर आपका ये वारंट केस है, इसको मैं ट्रायल को कैसे चलाऊंगा। तो जज का ये पर्सपेक्टिव होता है। अब हम इस बारे में सीआरपीसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे, वन बाय वन एक एक चीज को लेकर के और समझेंगे। और सीआरपीसी को हम लोग समझेंगे कि कैसे हम लोग सीआरपीसी को आगे समझ सकते हैं। सो अब हम बात करेंगे कि सीआरपीसी में हम लोग क्या-क्या डिस्कस करेंगे और होता क्या-क्या है। सो होल सीआरपीसी इज बेस्ड ऑन लाइक इंफॉर्मेशन, कॉग्निजेंस, या अक्यूज्ड, इशू ऑफ प्रोसेस, अक्यूज अपीयरेंस, एंड देन अक्यूज अपीयर हुआ तो उसको डॉक्यूमेंट गिवन टू द अक्यूज। फिर अक्यूज के अगेंस्ट चार्जशीट फ्रेम हुई। फिर चार्ज फ्रेम होने के बाद में अब अक्यूज अगर प्ली ऑफ गिल्ट अक्यूज ने हो गया तो फिर उसका कन्विक्शन हो जाएगा। या अगर डोंट प्ली द गिल्टी एंड मेक द डिफेंस, तो वो अपने एविडेंस पेश करेगा, प्रोसिक्यूशन अपने एविडेंस पेश करेगा। फिर 313 के स्टेटमेंट अक्यूज के और जज के होंगे और उसके बाद में जजमेंट आ जाएगा। सो मे बी अक्यूज विल बी कन्विक्टेड और मे बी एक्विटल। सो हम पूरा सीआरपीसी डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे ये प्रोसीजर होता है, क्या होता है आपका एक्विटल क्या होगा, या कन्विक्शन क्या होगा, या डिस्चार्ज क्या होगा, या डिसमिसल ऑफ द जो आपका केस है वो कैसे होगा, सो डिसमिस कैसे होगा, क्या क्या ग्राउंड हो सकते हैं, और डिस्चार्ज का मतलब क्या होता है। सो हम लोग हर एक पॉइंट को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। दिस इज ओनली द ओवरव्यू ऑफ सीआरपीसी की इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। देन हम लोग सीआरपीसी की हिस्ट्री डिस्कस करेंगे। हम सब कुछ यहीं पे सीआरपीसी के बारे में डिस्कस करेंगे। अब हम यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले डिस्चार्ज या चार्ज फ्रेमिंग के बारे में क्या होती है। ओके, सो सपोज कोई विक्टिम ने शिकायत की
और कोई मैटर आया कोर्ट में, सो आफ्टर हियरिंग द अक्यूज मजिस्ट्रेट इज सेटिस्फाइड कि जो सारे एलिगेशन हैं अक्यूज के ऊपर वो बेसलेस है, एंड इट शो दैट इवन एलिगेशन अक्यूज के ऊपर सस्टेन ही नहीं करते, तो वो उसको डिस्चार्ज कर देगा। बट इफ सपोज मजिस्ट्रेट इज नॉट सेटिस्फाइड कि जो अक्यूज के ऊपर एलिगेशन लगे हुए हैं, तो वो और उसको उसकी खिलाफ एविडेंस मिलने और उसको रीजन टू बिलीव है, देन वो चार्ज फ्रेमिंग करेगा। और चार्ज फ्रेमिंग के बाद में अगर प्ली ऑफ गिल्ट अक्यूज कर देता है, सपोज अगर वो प्ली ऑफ गिल्ट कर देता है, अक्यूज कन्फ्यूशन दे देता है, स्टेटमेंट दे देता है, सो यहाँ पे कन्विक्शन हो जाएगा। और कन्विक्शन के बाद में अगर सपोज वो कन्विक्शन नहीं देता है, प्ले ऑफ गिल्ट नहीं करता, तो फिर वो ट्रायल क्लेम करेगा। फिर प्रोसिक्यूशन अपने एविडेंस देगी, और प्रोसिक्यूशन के एविडेंस होने के बाद में 313 का स्टेटमेंट लिया जाएगा, जिसमें अक्यूज और जो हमारे जज साहिब है वो 1 to 1 क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे। देन डिफेंस अपने एविडेंस देगा, एंड आफ्टर हियरिंग द अक्यूज एंड एज वेल एज विक्टिम, देन आपकी जज साहब डिसाइड करेंगे और अपना जजमेंट देंगे कि कन्विक्शन होगा या फिर आपका एक्विटल होगा। अगर आपका एक्विटल होगा तो एलिगेशन सबमिशन बट नॉट प्रूव अगेंस्ट द अक्यूज, और उसको जो एविडेंस थे वो डिफिशिएंट थे, सफिशिएंट एविडेंस नहीं मिले, और उसको एक्विटल कर दिया। बट इन केस ऑफ डिस्चार्ज, वहां पे आपके एलिगेशन भी एग्जिस्ट नहीं करते, वो भी सस्टेन नहीं करते, तो चार्ज फ्रेमिंग भी नहीं हुई। यहाँ पे क्या है, पूरा ट्रायल चला, उसके बाद में आपका एक्विटल हुआ है, तो आपके एलिगेशन सस्टेन करते हैं बट नॉट प्रूफ एंड अगेंस्ट द अक्यूज, सो ही इज एक्विटल। बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द डिस्चार्ज, तो वहां पे सुनने के बाद ही मजिस्ट्रेट से लाइक ये मैटर क्या है, यहाँ कुछ है ही नहीं है, सो वो सेटिस्फाई था और उसने डिस्चार्ज कर दिया अक्यूज को। सो विदाउट चार्ज एंड इट शो इवन एलिगेशन अगेंस्ट द अक्यूज नॉट सस्टेन। ओके, सो ये आपका डिस्चार्ज है। और आपका जो चार्ज फ्रेमिंग होगी, इसमें आपका एक्विटल होगा या फिर आपका कन्विक्शन होगा। ओके, thanks for watching the video, and please don't forget to like, comment and share, and please subscribe our channel. ओके, हम लोग आपके लिए ऐसी यूजफुल वीडियो बनाते रहेंगे। थैंक यू।